Hello everyone. So today we will going to discuss the chapter basic accounting terms. Basic accounting terms means हमारे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, क्योंकि नया सब्जेक्ट है आप सबके लिए, तो हमें कुछ नई टर्म्स सीखनी पड़ेगी जो इस सब्जेक्ट में हमें काम आने वाली है। ठीक है, तो इन टर्म्स को सीखने के लिए, इन वर्ड्स को समझने के लिए, इस सब्जेक्ट को समझने के लिए इन टर्मिनोलॉजी का सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग कुछ टर्म्स यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्विकली हम लोग इनको लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, बार बार जब भी हम बात करते हैं कि बिजनेस में हम लोग करते क्या, अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है ऐसी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जो किसी मनी कंसिडरेशन के बदले की जाती है, जिसमें कोई मनी इन्वॉल्व है, जिसकी कोई मनी मेजरमेंट है, जिसकी कोई मनी वैल्यू है, जो कहीं ना कहीं आप जब वो ट्रांजैक्शन करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी किसी असेट, लायबिलिटी या कैपिटल को इफेक्ट कर रही है, मतलब उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस ला रही है। अगर ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जिससे आपकी असेट, कैपिटल, लायबिलिटी बदल रही है, उनकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। और अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जिससे आपकी इन तीनों चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और अगर कोई वो मनी में मेजरेबल चीज नहीं है, तो फिर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये ध्यान रखें, सबसे पहले हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मतलब वैल्यू चेंज होने का मतलब है या तो उससे असेट बढ़ेगी या इंक्रीज होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। आगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी आपको समझाएंगे किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट इन तीन चीजों पर ही पड़ता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, हम केवल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, हम इवेंट्स भी रिकॉर्ड करते हैं। इवेंट क्या है? इस ट्रांजैक्शन का आउटपुट है, इस ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस है, इस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है। तो इट इज कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जब कोई आप ट्रांजैक्शन करोगे तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये उसको हम इवेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए हमने ट्रांजैक्शन किया, इतने रुपए का गुड्स खरीदा, इतने में सेल आउट किया, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो जो प्रॉफिट है, चाहे प्रॉफिट बोल दो या लॉस बोल दो, जो भी हुआ, प्रॉफिट लॉस दोनों इवेंट है, उस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है। फिर इसी तरह एग्जांपल लिया, मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो स्टॉक हमारे पास बच गया। तो अगर हमने इतने रुपए का गुड्स परचेज किया और इतने का सेल आउट किया, तो इसके बाद क्या बचा हमारे पास, वो एक इवेंट है। तो उस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है कि हाँ, इतना स्टॉक हमारे पास बचा है। इसी तरह कितना हमारे पास कैश बैलेंस बच गया, भाई इतना कैश हमारे पास आया, इतना गया, इतने हमने ट्रांजैक्शन किए। अब फाइनली हमारे पास कैश का क्या बैलेंस है, बैंक का क्या बैलेंस है, गुड्स कितना हमने टोटल परचेज किया, कुल कितना सेल हमने किया, ये सब इवेंट कहलाते हैं। बट ये इवेंट किस वजह से हमें पता चलेंगे, कब पता चलेंगे? जब हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करेंगे। तो ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है इवेंट। ओके, नेक्स्ट अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? आपने देखा, हमने इससे पहले क्लासेस में बात करी कि जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो अकाउंट की फॉर्म में करते हैं। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम लोग रिकॉर्ड करने जाते हैं तो उसमें हम कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, उन अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में। तो सबसे पहले समझना है कि अकाउंट क्या है। तो अकाउंट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ऑफ लाइक नेचर, जो एक तरह सेम नेचर का है, आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। उन्हें एक तरह के ट्रांजैक्शन को एक ही अकाउंट में, एक ही तरह के प्लेस में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। दैट प्लेस इज कॉल्ड अकाउंट। उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? अकाउंट। जैसे कैश का ट्रांजैक्शन है तो कैश के ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। इसी तरह गुड्स परचेज करने का ट्रांजैक्शन है तो परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। इसी तरह सपोज राम एक पार्टी आपके बिजनेस में है जिससे आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, तो राम का एक अकाउंट अलग बनेगा। तो इस तरह हर ट्रांजैक्शन का अपना एक अकाउंट ओपन होगा कि इस ट्रांजैक्शन से कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और इस ट्रांजैक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके लिए एक सेपरेट, एक पर्सनल अकाउंट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आप बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अगर आप बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपके सारे ट्रांजैक्शन जो आप बैंक के साथ कर रहे हैं वो आपके अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। मतलब बैंक का आपका जो अकाउंट है वो ट्रांजैक्शन सारे एक जगह आपके अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो इसलिए अकाउंट बनाना जरूरी होता है। ठीक है, ताकि एक तरह के ट्रांजैक्शन को एक जगह पर हम लोग जो है इकट्ठा कर सकें और बाद में उनके बेस पर उनका क्लासिफिकेशन, समराइजेशन कर सकें। ओके, चलिए इसके बाद है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? एवरीथिंग, एनी अमाउंट और काइंड्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर। प्रोप्राइटर कौन है? ओनर है बिजनेस का।
इन अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस में आपने कुछ भी लगाया, जो प्रोप्राइटर ओनर लगा रहा है बिजनेस में, एनी अमाउंट, जरूरी नहीं पैसे लगाए, अमाउंट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश और काइंड्स, मतलब कैश भी लगा सकते हो आप, आपके पास कोई असेट पड़ी है वो भी लगा सकते हो आप, लैंड बिल्डिंग लगा दिया, गुड्स पड़ा था आपके पास आपने गुड्स लगा दिया। तो जो भी चीज आप बिजनेस में जब लगाते हैं अपनी तरफ से, बिजनेस से नहीं, बिजनेस से लेकर बिजनेस में लगा दिया नहीं, अपनी तरफ से जब आप कोई चीज बिजनेस में लगाते हो, जैसे ये चीज मेरी है लेकिन अब ये चीज मैंने अपने बिजनेस में डाल दी तो मेरी कैपिटल कहलाएगी, चाहे वो चीज कोई भी हो, समझ में आ गई बात कि नहीं, तो उसे कैपिटल कहते हैं। अब ड्राइंग्स जस्ट इसका रिवर्स है, जो पैसा आपने लगाया उसे हम कैपिटल कह रहे हैं। अब जो पैसा आपने बिजनेस से निकाला अपने प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल पेमेंट्स के लिए, खुद के खर्चों के लिए, भाई बिजनेस करोगे तो डेफिनेटली कुछ अमाउंट बिजनेस से निकालोगे भी अपने खुद के खर्चों के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। अब ये भी जरूरी नहीं कि आप केवल कैश ही निकालें बिजनेस से, आप कुछ भी निकाल सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। सपोज एक किराने की शॉप वाला है, अब किराने की शॉप वाले को घर के लिए जो सामान चाहिए वो बाजार से तो नहीं खरीदेगा, वो अपनी ही दुकान से यूज करेगा, अपनी दुकान से निकाल लेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स। ठीक है, तो अगर एनी कैश और काइंड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, विड्रॉ मतलब निकालना, फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स। अब मान लीजिए अगर आपने बिजनेस के लिए, जैसे सपोज करो बिजनेस में आपको फर्नीचर परचेस करना है, उसके लिए आपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाला, तो ये ड्राइंग्स नहीं है, बिकॉज यहां आप विड्रॉ कर रहे हो बिजनेस में से, लेकिन फॉर बिजनेस ही कर रहे हो, बिजनेस के एसेट खरीदने के लिए या बिजनेस का गुड्स खरीदने के लिए या बिजनेस के लिए कोई चीज पेमेंट करने के लिए, एक्सपेंस करने के लिए अगर आप खरीदते हो तो वो ड्राइंग्स नहीं है। ड्राइंग्स तभी है जब आप अपने पर्सनल खर्चों के लिए, पर्सनल यूजेस के लिए, पर्सनल फायदे के लिए कोई चीज बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हो, तो उसे हम ड्राइंग्स कहेंगे। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं गुड्स की। गुड्स क्या है? बार बार गुड्स गुड्स वर्ड यूज करते हैं। गुड्स वो चीज है, आर ऑल दोज थिंग्स, वे सभी चीजें विच आर परचेज विद द इंटेंशन, जिन्हें हमने खरीदी है पहले, और उनका खरीदने का इंटेंशन क्या था, इंटेंशन ऑफ रीसेल, मतलब हमारा इंटेंशन पहले ही क्लियर है कि हम उनको दोबारा हम खरीद रहे हैं बेचने के लिए, देन और यूज देम फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स, या उनको हम लोग किसी दूसरे गुड्स को बनाने, मैन्युफैक्चर करने, जिसका हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसमें इसका यूज कर रहे हैं, जैसे कच्चा माल, रॉ मटेरियल। अगर हम रॉ मटेरियल भी खरीद रहे हैं और रॉ मटेरियल खरीद कर हम लोग कोई दूसरी चीज बना रहे हैं, तो उसे भी हम लोग गुड्स कहेंगे। समझ में आगे बात करें तो गुड्स का सीधा सा मतलब है जो भी चीज आप बिजनेस में विद द इंटेंशन टू रीसेल और विद इंटेंशन टू यूज देम इन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स, अगर आप खरीद रहे हैं तो वो चीज क्या है, वो गुड्स है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मोटरसाइकिल का शोरूम है, बाइक का शोरूम है, तो बाइक के शोरूम के लिए जो बाइक को खरीदता है वो डेफिनेटली उसका गुड्स है, क्योंकि उसने वो बाइक्स खरीदी क्यों है, उन्हें वापस रीसेल करने के लिए। क्लियर है बात की नहीं? लेकिन उसी बाइक के शोरूम में अगर वो मान लीजिए फर्नीचर खरीद रहा है, वो एसी खरीद रहा है या कोई और चीज खरीद रहा है, जिसका इंटेंशन उस बिजनेस में उसको यूज करना है, रीसेल करना नहीं है, तो वो गुड्स नहीं है, फिर वो क्या है, वो असेट्स हो जाती है। समझ में आ गई बात की नहीं? तो अभी हमने 6 आइटम पढ़ी, बिजनेस ट्रांजेक्शन, इवेंट, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग्स और गुड्स। अब आगे के जो ट्रांजेक्शंस हैं, आगे के जो टर्म्स हैं, वो हम लेते हैं इसके बाद। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास लायबिलिटीज। लायबिलिटी का मतलब होता है सिंपली जो चीजें आपको बिजनेस में चुकानी है, देनी है, आपकी नहीं है, आपने ली उधार पर या लोन वगैरह आपने लिया, बट आपका वो पेमेंट आपको वापस करना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लायबिलिटी है। या कोई एक्सपेंस हमने कर लिया बट उसका हमने पेमेंट नहीं किया, वो हमें देना है, वो भी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का मतलब है जो हमें आउटसाइड देना है, उसे हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। अमाउंट विच द बिजनेस फर्म्स ओज मतलब होता है देना है टू आउटसाइडर्स। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, लायबिलिटीज। क्लियर है? ओज मतलब जो देना है। क्लियर है? दैट मीन्स विच वी हैव टू पे टू आउटसाइडर्स। इसको हम ये बोल सकते हैं पेबल। पेबल, पेबल मतलब जो देना है, अभी दिया नहीं है, देना है, तो लायबिलिटी है। दे देंगे तो लायबिलिटी खत्म। क्लियर है? तो लायबिलिटी को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं यहाँ पे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो अंदर वालों को ही देना है, जैसे बिजनेस का ओनर होता है, ओनर क्या लगाता है बिजनेस में, कैपिटल, तो ये बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है।
कि बिजनेस, क्योंकि जो पैसा प्रोप्राइटर भी लगा रहा है वो बिजनेस का नहीं, बिजनेस का थोड़ा है, वो तो प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन का है। और बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। एक सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है हमारा अकाउंटेंसी में, जिसका मतलब होता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। अगर अलग नहीं होती तो फिर लायबिलिटी नहीं बनती। कैपिटल का जो पैसा बिजनेसमैन लगा रहा है बिजनेस में, वो भी बिजनेस की लायबिलिटी है, लेकिन कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी है, एक्सटर्नल नहीं, क्योंकि बाहर वालों को नहीं, बिजनेसमैन को ही देना है। समझ में आ गई बात की नहीं? तो वो भी एक लायबिलिटी है बट इंटरनल। और एक्सटर्नल क्या हो गई? जो हमें बाहर वालों को देना है, तो अमाउंट ओज टू द आउटसाइडर, बाहर वालों को देना है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। जैसे लोन है, बैंक से लोन लिया तो बैंक को देना है, बैंक आउटसाइडर है, लायबिलिटी हो गई, आउट एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब जिनको पैसा देना है, जो हमारे सप्लायर है, जिनसे हमने उधार पे गुड्स खरीदा था, उधार पे खरीदने के बाद हमने उनको अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर कहेंगे। तो क्रेडिटर हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब जो एक्सपेंस अभी हमने पे नहीं किए, एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, जो अभी तक हमने पे नहीं किए। खर्चे तो हो गए बट पे नहीं किए। जैसे एम्प्लॉय की सैलरी उसको देनी है, उसका टाइम हो गया देने का, लेकिन अभी तक हमने दी नहीं, क्योंकि हमारे पास सपोज टाइम पर इतना पैसा नहीं था, हमने नहीं दी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये भी हमें देना है बाहर, क्योंकि एम्प्लॉइज भी आउटसाइडर्स होते हैं, तो उन्हें हम लोग जो है एक्सटर्नल लायबिलिटी में कंसीडर करेंगे। आगे लायबिलिटीज का फर्दर और क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो क्लासिफिकेशन ये है और एक क्लासिफिकेशन ये है, ठीक है। फर्दर क्लासिफाइड इनटू लॉन्ग टर्म और नॉन करेंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म और करंट लायबिलिटी। मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को बोल दिया हमने नॉन करंट, और लॉन्ग टर्म को बोल दिया नॉन करंट, और शॉर्ट टर्म को बोल दिया हमने करंट। लॉन्ग टर्म या नॉन करंट का सीधा सा मतलब है जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, जो 1 साल से ज्यादा के बाद देनी है। दोज लायबिलिटीज विच फॉल ड्यू, जो देनी है, जिनका पेमेंट आएगा फॉर पेमेंट आफ्टर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा में देनी है। जैसे लॉन्ग टर्म लोन, जैसे सपोज आपने बैंक से लोन ले लिया 4 साल के लिए, तो 4 साल के लिए जो लोन लिया आपने, वो आपकी करंट लायबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, क्योंकि उसका पेमेंट आपको 4 साल के बाद करना है। इज इट क्लियर? या 4 साल में किस्तों में भी करना है, तो भी वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगी। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? जो लायबिलिटी विद इन अ ईयर, दोज लायबिलिटीज विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर देनी है, तो उसे बोलेंगे करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ओके, जैसे क्रेडिटर बताया मैंने आपको कि क्रेडिटर एक्सटर्नल लायबिलिटी थी यहाँ पर। अब इसका पेमेंट हमें, क्रेडिटर मतलब जो सप्लायर होता है, जो हमें गुड्स देता है, ऑब्वियसली बात है उसे पेमेंट हम 1 साल के अंदर अंदर करेंगे। अगर 1 साल के अंदर पेमेंट नहीं किया तो आगे आपको गुड्स ही नहीं देगा। तो हमें क्रेडिटर्स को विद इन 3 मंथ्स, एक नॉर्मल जो टाइम पीरियड होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन में, विद इन 3 मंथ्स या हाईएस्ट 6 मंथ में उनको पेमेंट करना ही होता है, नहीं तो फिर आपके बिजनेस टर्म्स खराब हो जाएंगे, आपको आगे इजीली क्रेडिट नहीं मिलती, इसलिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा जल्दी से। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमने कोई उधार, कोई क्रेडिट, कोई लोन ले लिया, तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, वर्ड ही ओवरड्राफ्ट तब देता है बैंक आपको जब आपने वो लोन एक छोटे पीरियड के लिए लिया है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिसमें बताया आपको एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी बट अभी तक हमने दी नहीं है, तो ये भी हमारे लिए जो है हमें सैलरी उसको विद इन अ ईयर तो देनी ही है एटलीस्ट, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी। तो ये टॉपिक हुआ हमारा लायबिलिटीज के बारे में। क्या पढ़ा हमने? लायबिलिटी 2 तरह की है। लायबिलिटी का मतलब है जो पैसा देना है, लायबिलिटी है इंटरनल एक्सटर्नल, जो अंदर वालों को देना है बिजनेस में उन्हें इंटरनल कहेंगे, जो बाहर वालों को देना है उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी कहेंगे। आगे लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन 2 और हो गया, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को नॉन करंट भी कहेंगे और शॉर्ट टर्म को करंट लायबिलिटी कहेंगे। जो लायबिलिटी 1 साल के अंदर देनी है वो करंट या शॉर्ट टर्म, जो लायबिलिटी 1 साल के बाद पे करनी है उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए आगे हम सीख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टर्म असेट्स। बहुत बार हम असेट की बात करते हैं। असेट क्या है? देखो, उसको समझाने के लिए मैंने आपके पास 4 पॉइंट लिखे हैं। अगर वो 4 पॉइंट आते हैं किसी चीज में तो असेट है। एनीथिंग विच इन द पोजीशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, मतलब कोई भी चीज जो बिजनेस के पोजीशन में है, कब्जे में है, या फिर बिजनेस उस चीज का ओनर है, उसकी प्रॉपर्टी है वो चीज। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, ये खुद बिजनेस का है, तो ये बिजनेस के एसेट है। अब सोचो, अगर लैंड बिल्डिंग किराए पे ली है, फर्नीचर किराए पे लिया है, कंप्यूटर किराए पे लिए हैं, आपके नहीं है, तो वो आपकी एसेट नहीं है। फिर वो आपके लिए क्या है? वो तो एक्सपेंस है, उसका किराया चुकाओगे आप, वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, एसेट नहीं है। समझ में आ गई बात की नहीं? आप उसके ओनर होने चाहिए। सेकंड,
अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, हर वो चीज जो मैं जिससे मैं फ्यूचर में कोई कैश, कोई अमाउंट, कोई बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे डेटर्स, डेटर मतलब होता है जिन लोगों से हमें पैसा लेना है, हमारे कस्टमर जिनको हमने उधार में कुछ बेचा है, अब उनसे पैसा लेना है, तो वो हमारी असेट बनेगा, क्योंकि हमारी एक तरीके से हमारी प्रॉपर्टी है कि हमको उससे पैसा लेना है, हमें राइट है, इस चीज का अधिकार है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मतलब होता है इनकम जो कमा ली लेकिन हमें मिली नहीं, मतलब पैसे नहीं मिले, लेने हैं भी, कमा लिया हमने, तो वो भी हमें फ्यूचर में एक अमाउंट देगा। तो जो चीज फ्यूचर में कैश दे रही है, अमाउंट दे रही है, उसे भी हम असेट कहेंगे। थर्ड इसी को एक्सप्लेन किया गया है, विच अनेबल्स बिजनेस, जो बिजनेस को अनेबल कर रहा है टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर। जैसे सपोज हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है, फालतू पड़ा है, स्टॉक हम लोगों का बच गया, बिका नहीं, तो हम लोग उसको बेचेंगे फ्यूचर में, तो वो स्टॉक भी हमारी क्या है, असेट है। समझ में आगे बात करें, जो स्टॉक अनसोल्ड, स्टॉक किसको कहते हैं, अनसोल्ड गुड्स, गुड्स जो हमारा बिका नहीं, अनसोल्ड रह गया, उसको हम फ्यूचर में बेचेंगे तो कैश आएगा, वो भी असेट है। और चौथा पॉइंट सुनिए, एनीथिंग परचेज्ड, कोई भी चीज हमने परचेज करी फॉर यूज इन बिजनेस, बिजनेस में यूज करने के लिए, बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए, मतलब बिजनेस को रन करने के लिए जो चीज हमने खरीदी है, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मैं उसको यूज करने के लिए खरीद रहा हूं, रीसेल करने के लिए नहीं। जैसे अगर मैंने कहा मशीनरी, तो मशीन मैंने बिजनेस में खरीदी है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, उससे मैं प्रोडक्शन करूंगा। इसी तरह लैंड बिल्डिंग, मैंने बिजनेस में उसका ऑफिस चलाना है, मुझे अपना गोडाउन बना रखा है मैंने उसमें, तो वो भी मैंने बिजनेस में खरीदी है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो वो भी मेरी क्या है, असेट है। मतलब कोई भी चीज जो हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीद रहे हैं विद नो इंटेंशन टू रीसेल देम, हमें उन्हें बेचना नहीं है। वो बात अलग है, अगर वो खराब हो जाती है, हमारे लिए यूजलेस हो जाती है, तो हम डेफिनेटली उन्हें बेच देंगे, लेकिन हमारा खरीदते टाइम जो इंटेंशन है वो सेव करना नहीं है। जैसे हम लोग कोई भी चीज बिजनेस में खरीद रहे हैं, लैंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सब चीजें हम लोग बिजनेस में आगे फर्दर यूज करने के लिए खरीद रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, असेट्स है। अगर ये चार चीजें, ये बातें पूरी हो रही है, बातें आपको समझ में आ रही है, तो ये सब चीजें हमारे लिए असेट है। एग्जाम्पल देखिए, कैश, कैश आपके पास है तो आपकी असेट है। बैंक बैलेंस, बैंक में पड़ा हुआ बैलेंस आपका है, आपका असेट है। डेटर, डेटर जिनसे पैसा लेना है फ्यूचर में, कैश आएगा, असेट है। स्टॉक जिसको बेचकर आप फ्यूचर में पैसा लोगे, बेनिफिट मिलेगा, असेट है। प्लांट मशीनरी जो आपके पोजीशन में, प्रोडक्शन करोगे, बिजनेस ऑपरेशन इससे चलाओगे। लैंड बिल्डिंग, बिजनेस इसी में चलाओगे। फर्नीचर बिजनेस में जरूरी है। एसी, एयर कंडीशनर बिजनेस के लिए जरूरी है। व्हीकल्स बिजनेस के लिए जरूरी है। ये सब बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट करने में काम आने वाली चीजें हैं, तो जो चीजें बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट करने में काम आती हैं उन्हें भी हम असेट कहते हैं। बट उनमें ध्यान रखना है, कंफ्यूजन ये भी होता है स्टूडेंट्स को कि सर ये जैसे मान लो अगर हमने बिजनेस के लिए स्टेशनरी खरीदी तो स्टेशनरी असेट है क्या? नहीं, क्योंकि स्टेशनरी हम लोगों ने एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए नहीं खरीदी है। बिजनेस ऑपरेशन में स्टेशनरी का भी काम आ रहा है, लेकिन स्टेशनरी हमने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीदी। लेकिन अगर मान लीजिए स्टेशनरी अपने बल्क में खरीद ली, तो जितनी स्टेशनरी आपके पास बच गई स्टॉक में, फिर वो आपकी एसेट हो जाएगी। जितनी आपने यूज कर ली वो तो आपका एक्सपेंस है, जो बच गया वो आपकी एसेट है। क्लियर है बात के लिए? तो कई बार हम ये भी बोलते हैं कि जो चीजें हमने विद इन अ ईयर खरीदी, विद इन अ ईयर सेल आउट कर दी है, यूज कर ली, वो असेट नहीं होती है। असेट को हम एक टर्म लॉन्ग टर्म के साथ भी जोड़ रहे हैं। समझ में आ गई बात की? विद इन अ ईयर, जैसे हमने कहा गुड्स, गुड्स हमने खरीदा फिर हमने बेच दिया, तो वो गुड्स हमारी एसेट नहीं है। लेकिन अगर वो बच गया हमारे पास, अनसोल्ड रह गया, तब वो हमारी क्या बन जाएगी? एसेट, क्योंकि फिर उसको हम फ्यूचर में बेचेंगे और फ्यूचर में हमें क्या देगी? कैश देगी, बेनिफिट देगी। समझ में आ रही बात? इसी तरह फर्नीचर, व्हीकल, लाइव स्टॉक मतलब होता है एनिमल्स वगैरह, अगर हम बिजनेस में खरीद रहे हैं जो हमारे बिजनेस में काम आ रहे हैं तो भी हमारी एसेट है। एक्रूड इनकम बता दिया, जो इनकम फ्यूचर में मिलेगी, कमा ली हमने बट हमें मिली नहीं अभी तक कैश में, फ्यूचर में बेनिफिट कैश आएगा, असेट है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड का मतलब होता है जो एक्सपेंस हमने पहले ही पे कर दिए, तो इसका बेनिफिट भी हमें फ्यूचर में मिलेगा कि अब हमें वो एक्सपेंसेस फ्यूचर में पे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो भी हमारी एसेट है। इन्वेस्टमेंट, अब कहीं भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने मतलब कहीं आउटसाइड में हमने पैसा लगा दिया और उससे हम इन्वेस्ट करते क्यों है? इन्वेस्टमेंट का सीधा इंटेंशन है इनकम कमाना, फ्यूचर में बेनिफिट कमाना, तो इसलिए वो भी हमारी क्या बन जाती है? असेट बन जाती है बिजनेस में। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब आगे हमने क्या करा है? एसेट का भी क्लासिफिकेशन किया है। जैसे लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन था, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इसी तरह एसेट का भी क्लासिफिकेशन है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का मतलब हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, जैसे नॉन करंट लायबिलिटी क्या थी? जो एक साल से ज्यादा के बाद देनी थी। एसेट जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमने रख रखी है, हमारे पास खरीदी है हमने, और बिजनेस में बेचने के लिए नहीं खरीदी
खरीदी है, उसको पर्पस को उसको आगे यूज करने के लिए खरीदी है लॉन्ग टर्म में, तो उसे हम लोग नॉन करंट असेट कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर असेट ऐसा नहीं, असेट बेचते नहीं हम, लेकिन अगर बेकार पड़ी है, यूजलेस है, तो हम लोग उसको बेच देंगे। अदरवाइज हम इस असेट को कभी भी खरीदते हैं तो ये इंटेंशन नहीं होता कि हमने उसको, जैसे हमने कोई कार खरीदी तो कार हमने ये इंटेंशन के साथ नहीं खरीदी कि हमें बेचनी है, कार हमने खरीदी कि इसको हम यूज करेंगे, लेकिन कार काम नहीं आ रही तो उसको बेच देंगे। बात समझ नहीं, मतलब हम असेट्स को, उन्हीं असेट को नॉन करंट असेट कहते हैं जो हम खरीदते समय हमारा इंटेंशन था कि इसको हम लंबे समय तक बिजनेस में यूज करेंगे। इसका एग्जांपल आप देख लें, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, कंप्यूटर, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, फर्नीचर, ये सब हमारी क्या है, लॉन्ग टर्म या नॉन करंट असेट है। दूसरी होती है हमारी करंट असेट। करंट असेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। जिन असेट्स को हम कैश में एक साल में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब वो असेट एक साल में ऑटोमेटिकली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो उन्हें हम कौन सी असेट कहेंगे, करंट असेट। अब यूं ही बोल सकते हैं, करंट असेट जो होती है वो फ्लक्चुएटिंग होती है, मतलब बदलती रहती है। करंट असेट्स को हम फ्लक्चुएटिंग भी कह सकते हैं, और इन्हें हम लोग फिक्स असेट कहते हैं। अभी लिखा है मैंने, ऑल्सो कॉल्ड फिक्स असेट। नॉन करंट असेट को फिक्स, क्योंकि वो फिक्स रहती हैं, मूवेबल नहीं होती है ज्यादातर, ठीक है। जबकि ये असेट क्या होती है, मूवेबल होती है, बदलती रहती है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कि वैल्यू बदलती रहती है। जैसे आज आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा है, अब ये स्टॉक आपकी करंट असेट है, क्योंकि वो आपको विद इन एक ईयर आप उसको सेल आउट कर देंगे। और फिर अगर अगले साल की बात करें, अगले साल कुछ स्टॉक बच गया, वापस हमने खरीदा बेचा और कुछ बच गया, तो अगले साल उसकी वैल्यू कुछ और होगी, एक ही वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन फिक्स असेट की लगभग वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, केवल एक डेप्रिसिएशन हम असेट में से लेस कर देते हैं। तो करंट असेट्स वो असेट्स हैं जो कि हम, जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, बदलती रहती है। और बदलती क्यों है, क्योंकि वो एक साल के अंदर अंदर वो बदलती रहती है, कैश में कन्वर्ट होती रहती है, फिर बन जाती है, फिर कन्वर्ट कैश हो जाती है। जैसे डेटर है, डेटर मतलब जिनसे पैसा लेना है। अब डेटर कब बनते हैं, जब हम डेटर को, हम किसी पर्सन को उधार में कुछ बेच रहे हैं, तो जब हम चीज उधार में बेच रहे हैं तब हमें उससे पैसा लेना है, लेकिन विद इन 3 मंथ, विद इन 6 मंथ हमें वो पैसा दे देगा। फिर वो पैसा आ गया, वो खत्म हो गया, वापस सपोज हमने उसको वापस गुड्स बेच दिया, फिर वो डेटर बन गया। तो अमाउंट हर बार अलग अलग हो सकता है। समझ में आगे बात नहीं, मतलब वो चीजें, वो अमाउंट फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन जैसे ही वो चीज हमारे पास वापस कैश में मिल जाती है, वो असेट हमारी खत्म हो जाती है। तो ऐसी असेट्स कहलाती हैं करंट असेट्स। जैसे कैश और बैंक बैलेंस तो खुद ही करंट असेट है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मतलब जो इनकम हमें फ्यूचर में मिल जाएगी, अभी हमने कमा तो ली लेकिन हमें मिली नहीं कैश में, तो वो कैश में हमें फ्यूचर में विद इन ईयर तो मिली जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी कैश में, तो उसे हम करंट असेट कहते हैं। तो जो असेट का इंटेंशन विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट करना है, वो करंट असेट है। और जिनका जो खरीदी ही नॉट फॉर रीसेल है, जिसे कैश में कन्वर्ट करना पर्पस हमारा नहीं है, बिजनेस के ऑपरेशंस में उनका यूज करना है, तो उसे हम नॉन करंट असेट कहते हैं। अब देखिए आगे जो है, नॉन करंट असेट को हमने क्लासिफाई कर दिया है। नॉन करंट असेट का क्लासिफिकेशन है सिंपली टेंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल और टेंजिबल नाम से समझा, टेंजिबल मतलब जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उन असेट्स को हम टेंजिबल कहते हैं। विच कैन बी सीन एंड टच, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, जो भी चीज आप देख रहे हो वो टेंजिबल है, ठीक है। और इंटेंजिबल क्या हो गई, इंटेंजिबल फिक्स असेट which do not have a physical existence और which can not be seen or touched, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसे हम इंटेंजिबल असेट कहते हैं। इंटेंजिबल असेट क्या होती है सर बिजनेस में? इंटेंजिबल असेट के एग्जांपल हैं, देखें, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, गुडविल। अब पेटेंट क्या होता है कि किसी चीज को हमने मान लीजिए इनोवेट किया और हम चाहते हैं कि वो चीज हम ही प्रोड्यूस करें, उसका कोई कॉपीराइट हमसे, मतलब कोई दूसरा कोई कॉपी ना कर सके, चुरा ना सके, तो हमने उस चीज का अपने नाम से पेटेंट करा लिया कि ये चीज हमने बनाई है, हमारा इनोवेशन है, ताकि अब इसको कोई और भी बनाना चाहेगा तो पहले हमसे लाइसेंस, हमसे कॉपीराइट लेगा उसका। तो उस चीज का हमने गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसको हम पेटेंट कहते हैं, ताकि वो चीज आपके अधिकार में, आपका राइट उस पर बना रहे। ट्रेडमार्क तो आप जानते हैं, ट्रेडमार्क हर कंपनी का अपना ट्रेडमार्क होता है, उसको भी रजिस्टर कराना पड़ता है ताकि कोई और उसका यूज ना कर सके। तो आपका ट्रेडमार्क जब आप रजिस्टर करा लेते हो तो आपकी एसेट बन जाती है, क्योंकि अब उस ट्रेडमार्क से, उस ट्रेडमार्क को आपके प्रोडक्ट्स पर लगाने का या यूज करने का राइट सिर्फ आपके पास रहेगा, ठीक है। एक मिनट, चलिए क्लास देखिए, अगले कुछ और टर्म्स हैं, फटाफट देख लेते हैं हम लोग। डेटर्स, डेटर मतलब टू होम गुड्स और सर्विसेज जिनको हमने बेची है, गुड्स और सर्विस उधार पर लेकिन पैसे नहीं मिले, पेमेंट नॉट रिसीव्ड, तो हम डेटर कहेंगे बिजनेस। जैसे हमको गुड्स बेचा बट हमने उससे पैसे नहीं मिले, तो हमारा डेटर है। क्रेडिटर, जिसे हमने गुड्स है सर्विसेज
जिससे हमने खरीदी है, फ्रॉम होम गुड्स परचेज और सर्विसेज रिसीव ऑन क्रेडिट, वही क्रेडिट पर, लेकिन अभी तक उनको पेमेंट हमने नहीं किया तो उसको हम क्या बोलेंगे बिजनेस टर्म्स में, ये हमारा क्रेडिटर है। जैसे राम से हमने गुड्स परचेज किया तो राम को अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, क्रेडिट पर हमने परचेज किया तो हम क्या बोलेंगे राम हमारा क्रेडिटर है। एक्सपेंसेस, बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए जो भी चीजें बिजनेस ऑपरेशन में आपको करनी होंगी, बिजनेस ट्रांजेक्शन में करनी होंगी, वो सब आपके खर्चे हैं। इनकर्ड इन बिजनेस रिलेशन टू कंडक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को करने के लिए जो चीजें हमें करनी पड़ेंगी, जो खर्चे हमें करने पड़ेंगे उन्हें हम एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे एम्प्लॉइज को सैलरी देनी पड़ेगी, ऑफिस का किराया देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा, ट्रेवलिंग के खर्चे होंगे, पेट्रोल एक्सपेंसेस होंगे, सब हमारे एक्सपेंसेस हैं। अब वर्ड आता है अगला रेवेन्यू, रेवेन्यू एंड इनकम। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है सेल, सेल्स को रेवेन्यू कहते हैं। यहाँ पे जो बिजनेस, अगर आप सेल नहीं कर रहे, मान लीजिए सर्विसेज दे रहे, तो सर्विसेज जो पैसा आपको सर्विसेज से मिल रहा है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू का मतलब है आपका मेन बिजनेस जो है, बिजनेस ऑपरेशन है, उससे होने वाली जो इनकम है, उससे होने वाली जो रिसिप्ट है, उसे हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। जैसे अगर सपोज मैं पढ़ाता हूँ, मान लीजिए मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मेरे इंस्टीट्यूट से मुझे जो बच्चों से फीस मिलेगी वो मेरा क्या है? रेवेन्यू है। इसी तरह अगर मेरी कोई दुकान है जिसमें मैं बैठता हूँ, मैं सामान बेचता हूँ, तो सामान बेचने से जो पैसा मिलेगा उसे मैं रेवेन्यू कहूंगा। तो रेवेन्यू वर्ड हम यूज करते हैं एक्चुअली सेल्स के लिए, या फिर कंफ्यूजन नहीं होता है सर मान लो मैं तो सेल नहीं कर रहा, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों से फीस ले रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं क्या टर्म यूज करूंगा? तो मैं टर्म यूज कर लूंगा रेवेन्यू। तो सेल्स के लिए भी रेवेन्यू का यूज कर सकते हैं और सर्विसेज के लिए भी, सेल ऑफ गुड्स के लिए भी रेवेन्यू यूज हो जाएगा और सर्विसेज के लिए भी रेवेन्यू यूज हो जाएगा। मतलब रेवेन्यू का मतलब आपकी मेन इनकम, जो बिजनेस जिसके लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो सेल्स रिसिप्ट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस। अब इनकम क्या है? इनकम का सीधा सा मतलब है, सपोज करें एक छोटा सा एग्जांपल है कि मैंने कोई गुड्स खरीदा 10,000 रुपीज का। अब 10,000 गुड्स को मैंने परचेज किया, उसमें मेरा कोई 1,000 रुपए का खर्चा भी हो गया मान लीजिए, तो मेरे लिए गुड्स कितने हो गए? 11,000 का। 11,000 के गुड्स को मैं 12,000 में सेल आउट कर दूंगा, तो 1,000 जो है मेरा प्रॉफिट नहीं है, वो मेरी इनकम कहलाएगी। प्रॉफिट तो तब कहलाएगा जब उसमें से सारे अदर एक्सपेंसेस, मेरे ऑफिस के एक्सपेंसेस, मेरे सेलिंग के एक्सपेंस सब घटा दूं। तो अगर मैं इनकम की बात कर रहा हूं तो इनकम का मतलब यहाँ पर है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, मतलब मैंने कितने में सेल आउट किया? मैंने कहा 12,000 में सेल आउट किया और मुझे खुद को वो गुड्स कितने का पड़ा था? 11,000 का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स मैंने बेचा उसकी कॉस्ट मुझे क्या पड़ी? तो 12,000 माइनस 11,000 इज कॉल्ड 1,000 इज योर इनकम। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉफिट की। अब मैंने कहा जैसे 12,000 का गुड्स था, मैंने सेल आउट किया 12,000 में, मुझे खुद को 11,000 का पड़ा था, 1,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ। अब मेरे इसको, अगर मैं इसमें से अपने बाकी खर्चे भी घटा दूं सारे, इस इनकम में से अगर सारे अदर एक्सपेंसेस में घटा दूं ऑफिस वगैरह के मेरे, तो सारे जो खर्चे घटने के बाद जो बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। समझ में आ गई बात की? जैसे मान लो अगर मेरे बाकी खर्चे में देखता हूं, मेरे बाकी खर्चे 600 रुपीज के हैं, तो 1,000 में से अगर 600 और मैं लेस कर दूं तो 400 जो मैं बचा फाइनल, अब कुछ लेस करना नहीं है बाकी का, वो मैं क्या कराऊंगा? वो मेरा जो है प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर कोई और इनकम आपको अदर होती है रेवेन्यू के अलावा, कोई और इनकम है तो वो उसमें जुड़ जाएगी, तो आपको फाइनल प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं परचेज की। परचेज का मतलब है सिंपल सा परचेज ऑफ गुड्स। परचेज टर्म केवल गुड्स परचेज के टाइम यूज करेंगे और सेल्स टर्म यूज करेंगे सेल ऑफ गुड्स के टाइम पर। ठीक है, परचेज का मतलब है एक टर्म यूज करेंगे परचेज अकाउंट, जब हम लोग परचेज के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह एक टर्म यूज करेंगे सेल्स अकाउंट, जब हम लोग सेल्स के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आई बात? परचेज का मतलब जैसे अगर कोई असेट वगैरह खरीदते हैं या कुछ और खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट या टर्म यूज नहीं करेंगे, हम परचेज टर्म सभी यूज करेंगे जब हम लोग खरीद रहे हैं क्या? गुड्स। सेल टर्म हम तभी यूज करेंगे जब क्या बेच रहे हैं? गुड्स। ठीक है, तो हम जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना सीखते हैं जनरल में, वहां पर हम लोग परचेज अकाउंट यूज करते हैं जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, और सेल्स अकाउंट वर्ड यूज करते हैं जब भी हम गुड्स सेल करते हैं। क्लियर है बात की नहीं? इसके अलावा लगभग ये ट्रांजेक्शन हमारे जो टर्म्स हैं पूरी हो गई हैं। एक दो टर्म्स मैं बता दूं, जैसे एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है? देखिए आगे बताता हूं। देखिए कुछ छोटे टर्म्स हैं जैसे कि वाउचर, वाउचर, बैड डेट्स, डिस्काउंट। अब ये मेन टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ फटाफट और खत्म करते हैं यहाँ का इसका टॉपिक। और भी टर्म्स होती हैं बट ये जो मैंने आपको बताई ये सारी आपके लिए हाल फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है। वाउचर का मतलब होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। भाई कोई भी ट्रांजेक्शन जब होगा तो इसका एक एविडेंस होना चाहिए, बिल, कैश मेमो, कोई रिसिप्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं। वो एविडेंस होता है कि आगे में ये ट्रांजेक्शन हुआ है, ट्रांजेक्शन वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है,
और उस ट्रांजेक्शन को आगे बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे? अकाउंटेंट को थोड़ा पता होगा कि भाई ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, सामने हमेशा सामने थोड़ा बैठा रहेगा देखने के लिए, या आगे किसी को ये चेक करना है कि आपने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। तो आपको सबूत के तौर पे जो चीज दिखानी वो है वाउचर्स। तो वाउचर वो सोर्स डॉक्यूमेंट है जिससे हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल होता है बिल, कैश मेमो, कोई रिसिप्ट एक्सेट्रा। बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब होता है जो पैसा डूब गया, आपको मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं। जब कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाता है, तो उसके बाद वो आपको पैसा नहीं देगा, वो पैसा आपका डूब गया। क्योंकि इंसॉल्वेंट कोर्ट से डिक्लेयर होता है कि बंदा, इस बंदे के पास कुछ नहीं देने के लिए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल खराब हो चुकी है और उसके पास जो भी उसकी पर्सनल असेट्स वगैरह थी उसने बेच दी है, उसके पास इतना अमाउंट नहीं है। तो जो पैसा अब आपका डूब गया, जो आपको डेटर से नहीं मिला, अमाउंट हैज बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, डूब गया जो नहीं मिलेगा। फ्यूचर में भी मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि नहीं मिलेगा, वो पैसा हम क्या करेंगे? बैड डेट्स। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फ्यूचर में मिल जाएगा, जो फ्यूचर में मिल जाएगा तो बैड डेट्स नहीं है। बैड डेट्स तभी होगी जब सामने वाला डेटर आपका क्या डिक्लेयर हो गया? इंसॉल्वेंट, कि अब इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया, अब ये पैसा नहीं मिलेगा आपको किसी भी कंडीशन में, ठीक है। लास्ट हम ले रहे हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या है? सिंपल सा कोई छूट, कोई अलाउंस और कोई डिडक्शन। जब आप कोई गुड्स सामने वाले को बेचते हैं या खरीदते हैं तो सामने वाले को आप कुछ छूट देते हैं, तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट दो तरह का होता है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? सिंपल फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब जैसे मैंने आपको गुड्स बेचा या खरीदा, आपने कहा 1 महीने में पेमेंट कर दो, तो मैंने कहा 1 महीने क्यों, आप अभी पेमेंट ले लो मेरे को, लेकिन सामने वाला बोल रहा है ठीक है अगर आप अभी पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको कुछ और छूट दे दूंगा, कुछ और डिस्काउंट दे दूंगा। जैसे अगर मैंने 1 लाख का गुड्स आपसे खरीदा और 1 महीने बाद मुझे पेमेंट करना है, सामने वाला मुझे ऑफर करता है कि आप पेमेंट 1 महीने बाद मत करिए, आप अभी पेमेंट कर दीजिए, अगर मुझे या विदिन 10 डेज मुझे पेमेंट कर दोगे आप, ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन वो लगा रहा है कि आप इतने टाइम में अगर मुझे पेमेंट कर दोगे, जल्दी पेमेंट कर दोगे, तो मैं आपको 2%, 3%, 5% का कैश डिस्काउंट दूंगा। तो उस केस में वो कैश डिस्काउंट कहलाएगा, क्योंकि वो आपको कैश जल्दी देने या लेने की वजह से मिल रहा है। तो जब कोई डिस्काउंट कैश जल्दी लेने, प्रॉम्प्ट का मतलब है जल्दी लेने या देने के लिए मिलता है, तो उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। और इसकी एंट्री करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं से सपोज मुझे किसी को 1 लाख रुपीज देने थे और मैंने 2% डिस्काउंट काट दिया 2000 और 98,000 पे कर दिए, तो मेरे को तो फायदा हो गया ना कि 1 लाख की जगह मुझे 98 पे करने पड़े, तो 2000 का मुझे जो प्रॉफिट या बेनिफिट है वो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा। कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट अधिकतर हम देखते हैं कि आप देखते हैं जैसे किसी चीज की सप्लाई की एक चेन होती है। जैसे सबसे पहले गुड्स बनाता है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से वो गुड्स आता है किसके पास? होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कस्टमर के पास। अब एमआरपी कौन डिसाइड करता है गुड्स की? वो डिसाइड करता है होलसेलर, जो मैन्युफैक्चरर है, जिसने कोई चीज बनाई। सपोज करें कि उसने वो चीज की एमआरपी तय कर दी 100 रुपीज। अब ये चीज ये किसने तय करी? मैन्युफैक्चरर ने। मैन्युफैक्चरर से अब वो चीज जाएगी होलसेलर के, एमआरपी तो ना चेंज होगी, लेकिन अब वो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को अगर सपोज 100 में बेचेगा तो फिर होलसेलर क्या कमाएगा? समझ में आ रही बात? तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को कहा कि मैं आपको 60 रुपीज मतलब 40% लेस करके दूंगा। तो 40% लेस करके आपको कितने का पड़ा? 60 का। किसको 60 का पड़ा? होलसेलर का। तो ये 40% क्या है? ये 40% ट्रेड डिस्काउंट है। लेकिन अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये डिस्काउंट एमआरपी पर ही मिलता जाएगा, क्योंकि इसी एमआरपी में सबका मार्जिन छुपा हुआ है। अब एक तरीके से मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को कितने में दिया? 60 रुपीज में दिया, 40% काट लिया। अब सोचिए अगर आगे होलसेलर रिटेलर को देता है तो वो रिटेलर को क्या करेगा? रिटेलर को वही चीज तो एमआरपी तो 100 रुपीज ही है, एमआरपी भी चेंज नहीं है, एमआरपी तो सेम ही रहेगी 100 रुपीज। अब रिटेलर को होलसेलर कहता है कि ठीक है मैं आपको 20% डिस्काउंट पे दे दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए की चीज में आपको 20% मतलब 20 रुपीज काट कर 80 में दे दूंगा, तो ये 80 रुपीज रिटेलर के लिए पड़ेगा। अब यहाँ पर होलसेलर ने कितना कमाया? उसको पड़ा था 60 का, उसने आगे दे दिया 80 में, 20 रुपीज उसने कमाया। समझ में आ रही बात की? इस डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक डिडक्शन है जिसमें सबका मार्जिन छुपा हुआ है, आप उसकी एंट्री नहीं करोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं
कि जब मैन्युफैक्चरर ने एमआरपी 100 रुपए तय करी, तो एमआरपी जब उसने तय करी तो उसने उसमें सबका मार्जिन छोड़ दिया कि इसमें होलसेलर भी कमाएगा इसी प्राइस में, रिटेलर भी कमाएगा, सब कमाएंगे इसमें। तो उसने जब वो चीज 60 में सामने होलसेलर को दी तो 60 रुपीज ही उसके लिए सेल्स है। मैन्युफैक्चरर क्या कहेगा कि मैंने 60 में बेचा है उस गुड्स को। इसी तरह अब रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर या होलसेलर ने वो चीज आगे रिटेलर को बेच दी सपोज 80 रुपीज में, तो अब होलसेलर के लिए परचेज तो 60 में था और 20 में उसने आगे सेल आउट कर दिया, तो 80 में उसने सेल आउट कर दिया तो 20 रुपीज उसका प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। समझ में आ गई? अब इसी तरह रिटेलर ने कितने में खरीदा, रिटेलर ने 80 में खरीदा। अब ये आगे कस्टमर को 100 में भी दे सकता है या आगे कस्टमर को 90 में भी दे सकता है, 85 में भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है ये कितना मार्जिन कमाना चाहता है या मार्केट में उस चीज की क्या कीमत चल रही है। इसलिए हम देखते हैं कई चीजों पर जब हम लोग कोई शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो उस पर एमआरपी पे डिस्काउंट होता है। वो एमआरपी पे जो डिस्काउंट होता है वो एक तरीके का ट्रेड डिस्काउंट होता है, क्योंकि उसी में सबका मार्जिन छुपा हुआ होता है और अधिकतर कस्टमर को चीज या तो एमआरपी पे मिलती है या एमआरपी से थोड़े कम पे मिलती है। तो एक्चुअली वो जो थोड़े कम पे मिलती है ना कहीं सामने रिटेलर अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको कम कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो रिकॉर्डिंग होगी, तो जैसे मैंने कहा होलसेलर अपनी सेल रिकॉर्ड करेगा कितने में, 60 में। फिर मैन्युफैक्चरर अपनी सेल रिकॉर्ड करेगा 60 में, होलसेलर अपनी परचेज रिकॉर्ड करेगा 60 में क्योंकि उसने 60 में खरीदा है, और अपनी सेल रिकॉर्ड करेगा 80 में क्योंकि उसने 80 में आगे रिटेलर को बेचा है। अब रिटेलर अपनी परचेज रिकॉर्ड करेगा कितने से, 80 से, क्योंकि उसने 80 में खरीदा है, और वो आगे अब सेल करता है तो वो 85 में भी कर सकता है, वो 90 में भी कर सकता है, 95 में भी कर सकता है, 100 में भी कर सकता है। तो जितने में वो सेल करेगा उतने की वो सेल रिकॉर्ड करेगा। तो आप देखिए परचेज सेल उसी प्राइस पर रिकॉर्ड हो रही है जो प्राइस सामने वाले को डिस्काउंट काट के पड़ रही है। इसलिए 100 रुपए का तो कहीं हिसाब किताब ही नहीं लिखा गया। इसलिए जब 100 रुपए एक्चुअली सिर्फ 100 रुपए एमआरपी थी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस थी, वो सिर्फ एक शो करने के लिए था और उसका कोई रिलेवेंस नहीं था, इसलिए उसको हमको सिर्फ दिखाना है कि ये एमआरपी है। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई चीज एमआरपी पे रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि अगर सामने वाली चीज आपको एमआरपी में कुछ छूट काट के कुछ डिस्काउंट काट के मिली है तो आप उतने रुपए पर ही रिकॉर्ड करोगे। दैट्स व्हाई ट्रेड डिस्काउंट है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। समझ में आ गया आपको बात करनी। रिकॉर्ड कैश डिस्काउंट होगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट जो होता है वो सबको नहीं मिलता, वो प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से मिलता है, वो गुड्स की एमआरपी में से लेस नहीं होता, वो तो जल्दी पैसा लेने के लिए आप सामने वाले को एक काउंटर ऑफर दे रहे होते हैं। समझ में आ गई बात करनी। तो ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स कंप्लीट हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। इन टर्म्स को जरूर पढ़ेगा क्योंकि ये बेसिक टर्म्स हैं, ये जरूर हमारे सब्जेक्ट में आगे हमें काम आती हैं। सो आज के लिए लेते हैं इतना ही। थैंक यू।